ऐसा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में भी। चलो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसे। देखो एक्सेलरेशन निकालना है 4 kg ब्लॉक का। अब सब लोग लिखना बंद करो, सोच तो लिया होगा क्या करना है। अब सारे लोग ज़रा ध्यान से सुने इसको। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है तो ये 4 kg लग रहा है, ये 2 kg लग रहा है, कोई बात नहीं। एक ये वाला 4 kg वाला अगर डाउनवर्ड जाएगा तो ये अप द इंक्लाइन जाएगा, और अगर ये डाउन द इंक्लाइन जाएगा तो ये वाला अपवर्ड जाएगा। तो दोनों में से कोई एक हम लोग ले लेंगे। तो ऑब्वियसली 4 kg वाला ज़्यादा मास का लग रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये अगर डाउनवर्ड जाएगा तो उतना ही एक्सेलरेशन से ये 2 kg वाला ब्लॉक भी इधर जाएगा अप द इंक्लाइन। क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड होता है। स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स्ड होता है, या कोई रबर बैंड नहीं है, इसलिए 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा या 2 सेंटीमीटर ऊपर इस तरह से जाएगा अप द इंक्लाइन। और जो वेलोसिटी इसका होगा वही वेलोसिटी इसका होगा, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई? तो हमें निकालने हैं तो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। 4 kg वाले को अगर हम लोग सिस्टम बनाएं, ध्यान देना, 4 kg वाले को सिस्टम बनाएं, F = ma अप्लाई करने पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसी का कंटिन्यूटी है। ठीक है भाई। तो ये 4 kg वाले का वेट फोर्स लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। सिस्टम है अपना 4 kg ब्लॉक, सिस्टम है 4 kg ब्लॉक। ठीक है भैया। तो ये जब सिस्टम है तो इसके हिसाब से जो भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स होगा वो दिखाएंगे। तो ये एक mg फोर्स लग रहा है, ये mg का वैल्यू हो जाएगा 4 × g। 4 × g हो जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा। या फिर यूँ बोलें कि चलो भाई मास हम लोग ले लेते हैं m2, बाद में हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे। ये m2 है मान लो, तो ये m2g लगेगा, ये m2 है, ये m1 है। ठीक है भाई। तो m2g लगेगा और इधर लगेगा स्ट्रिंग में का टेंशन, क्योंकि टेंशन तो हमेशा पुलिंग लगाता है भाई, तो ये इसको पुल कर रहा है। सिस्टम अपना 4 kg था, इसलिए यहाँ पे जब ये सिस्टम है तो टेंशन का ये डायरेक्शन दिखाओगे, जब ये सिस्टम होगा तो टेंशन का ये डायरेक्शन दिखाओगे, कि जो सिस्टम होता है उसको पुल कर रहा होता है। टेंशन हमेशा पुल करता है, कभी पुश नहीं करता। यही दो हैं इस पे, और रिजल्टेंट क्या हो रहा है इसमें कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोग किधर लिखेंगे इक्वेशन? तो जिधर हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उधर ही लिखेंगे, तो इससे फ़ायदा मिल जाएगा। मान लो हम लोग नेट फोर्स लिख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, = मास × एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखें तो काम इजी हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड में ही एक्सेलरेशन है तो सीधा नेट फोर्स लिखा जाए। तो नेट फोर्स देखो डाउनवर्ड में लिख रहे हो तो जो डाउनवर्ड होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो अपवर्ड होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं भाई? तो m2g - t = मास m2 × एक्सेलरेशन a, जो सपोज किया है यही तो निकालना है, यही एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक इक्वेशन तो मिला हमें, लेकिन इसमें टेंशन वैल्यू अननोन है, इसलिए हम लोग फाइनली एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे अभी इतने इन्फॉर्मेशन से। तो एक और इन्फॉर्मेशन, एक और इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग m1 को सिस्टम बना सकते हैं, और इसके लिए भी ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये m1 भी अप द इंक्लाइन एक्सेलरेट होगा, वो भी a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा भाई। तो ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग अब जरा इसका लिखें इक्वेशन। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे जो रखा हुआ है m1, उसके बारे में सोचें। तो लास्ट क्लास में भी दिखाया था भाई कि ऐसे जब इंक्लाइन प्लेन पे हो तो किस तरह से हम लोग रिजॉल्व करके लिख पाएंगे इक्वेशन। तो देखो भाई इसमें mg फोर्स लग रहा है, mg फोर्स इज़ द वेट फोर्स। इस mg फोर्स को, जो कि m1g है, अगर ये मास m1 था तो m1g है। ठीक है भाई। m1g का एक कंपोनेंट इधर होगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना ये थीटा है। सो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इधर वाले का कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ये मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में कि इधर वाला cos थीटा और इधर वाला डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा लगता है। फिर भी अगर आप फिर से आप देखना चाहेंगे तो ये है सिंपल सी बात भाई। ये देखो कि ये अगर थीटा एंगल है और यहाँ पे हमारा मास है, तो ये तो भाई डाउनवर्ड फोर्स इस तरह से mg लगेगा। mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो ये थीटा है, तो ये वाला है 90 - थीटा। ये वाला जो एंगल है वो 90 - थीटा है। और इस इंक्लाइन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस इंक्लाइन पे, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई? टोटल 90 डिग्री है, जिसमें से ये 90 - थीटा है, तो ये ऑब्वियसली थीटा है। और ये mg लग रहा है, ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई? तो mg sin थीटा। तो हमेशा अलोंग द इंक्लाइन जो होता है वो mg sin थीटा होता है, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जो होता है वो mg cos थीटा होता है। इस mg को रिजॉल्व करें तो इस तरह से हम लोगों ने इधर mg cos थीटा लिख दिया, इधर mg sin थीटा लिख दिया, और एक जो होगा जो इंक्लाइन प्लेन इस पे नॉर्मल लगाएगा वो नॉर्मल।
ये है। और क्या है भाई, तो एक टेंशन फोर्स भी इस पर कनेक्टेड है, तो एक फोर्स ये लगेगा ऐसे, ये टेंशन फोर्स T अपनी तरफ पुल कर रहा है, सिस्टम है अपना ये M1। बोलो यहाँ तक क्लियर है? इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये तो देख लिया, ठीक है भाई। ये M1G जो लगा इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, मीन्स अब इसको भूल जाओ और इसके बदले में ये और प्लस ये याद रखो, ये दो हैं। मीन्स इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में mg cos थीटा है, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा है। तो अब इसके लिए इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन लिखा जाए भाई, कैसे इक्वेशन लिखेंगे वो जरा देखो। तो हम लोगों का पता है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो अपना इंटरेस्ट होगा अप द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में लिखने का। तो भैया उसी डायरेक्शन में हम लोग एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा भाई, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वी आर राइटिंग इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ऐसा लिखेंगे। अब नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा ये तो रिजल्ट हो चुका है, इसको भूल जाओ, इसके बदले में ये और ये। इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं होना है, इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं होना है, 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं बनता। ये टी फोर्स है जो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना चाहता है, और mg sin थीटा अपोजिट में है जो एक्सेलरेट कराने में अपोज करेगा। तो इसलिए नेट फोर्स अप द इंक्लाइन जो लगेगा, अप द इंक्लाइन जो लगेगा नेट फोर्स वो लगेगा T माइनस mg sin थीटा। T माइनस ये mg है m1, इसलिए m1g sin थीटा लिखेंगे। T माइनस m1g, ये m1 है, ये भी m1 लिख देंगे। तो T माइनस m1g sin थीटा ये हो गया नेट फोर्स अप द इंक्लाइन इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a। ये वाला मिला तुम्हें इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। बोलो इसमें क्लियर है भाई? इसको तो तुमने रिजॉल्व कर दिया। ये मान लो अगर 10 न्यूटन था तो जिसका इधर का कंपोनेंट 8 है, इधर का कंपोनेंट मान लो 6 है, इधर 8 है मान लो, तो भैया ये 6 है, ये इसको अपोज करेगा। अगर ये टेंशन का वैल्यू अगर मान लो 20 न्यूटन है तो 20 माइनस 6 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वो लिख दिया हमने। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो बस अब इसको वो कोई बात नहीं है, m2 को m1 समझ लेना, m1 को फिर m2 समझ लेना, वो तो वैल्यू रखने। मैं तो सिंबॉलिक का भी काम कर रहा हूँ। m1 का वैल्यू 2 kg ना रख करके 4 kg रख देना, जो रहेगा मास वो रख देंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके सारे डाउट को अभी हैंडल हो जाएगा, ठीक है। आज F इज इक्वल टू एम ए का ऑलमोस्ट कंक्लूजन निकल जाएगा ये, क्योंकि आज थर्ड क्लास F इज इक्वल टू एम ए पे आ रहा है। देखो भाई क्या होगा, इसलिए मैं सिंबॉलिक काम कर रहा हूँ। 2 kg 4 kg 8 kg 10 kg जो रहेगा वैल्यू वो रख देंगे। अभी ये दो इक्वेशन मिले हमें। इक्वेशन नंबर 1 इसके लिए लिखा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था इसलिए इसी डायरेक्शन में लिख लिया, ताकि नेट फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्ट मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दें। और इसका इधर एक्सेलरेशन था तो इधर ही लिख दिया हमने, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इंटू इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वही तो A है, वो A लिख दिया। अब इन दोनों से हमें T नहीं चाहिए, मान लो हमें एक्सेलरेशन चाहिए था, तो दोनों में देख रहे हो यहाँ -T यहाँ +T है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हम लोग का T कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो T कैंसिल हो जाएगा। इधर बच जाएगा ये m2g, वो है m2g, और इधर रह गया माइनस m1g sin थीटा। दिस इज इक्वल टू, उधर हो गया m2a और इधर m1 है, यानी कि m1 प्लस m2 दोनों का लिख दिया सम। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाले से, लेफ्ट हैंड साइड को LHS से सम कर दिया, और इससे हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। कितना भाई मिला एक्सेलरेशन का वैल्यू? तो m2g माइनस m1g sin थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये है m2g माइनस m1g sin थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। अब तुम्हें टेंशन चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, टेंशन मिल जाएगा। मेन तो होता है एक्सेलरेशन निकालना। एक बार एक्सेलरेशन निकल गया तो आप टेंशन चाहिए, टेंशन मिल जाएगा। अगर तुम्हें मान लो पूछ देता कि भाई इसका काइनेटिक एनर्जी बता दो 2 सेकंड पे, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv स्क्वायर करते, हाफ m इंटू 2 सेकंड पे जो हमारा स्पीड होगा उसका स्क्वायर करने पड़ेंगे। अब v कितना होगा भाई? तो हाफ m और 2 सेकंड पे कितना v होगा? तो इनिशियल वेलोसिटी जब हमने रिलीज किया, इसको एक्सेलरेट करना शुरू किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, v इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल चुके हो, टाइम का वैल्यू 2 सेकंड रख दोगे,
तो ये 2 सेकंड का वेलोसिटी मिल जाएगा, स्क्वायर करोगे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर एक्सेलरेशन पता लग गया तो कितने टाइम पे कितना वेलोसिटी होगा, कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, s=ut+half_v², तो वो तो काइनेमेटिक्स तो आप अप्लाई कर ही लोगे, कितना हमें स्पीड हुआ कितने टाइम पे, या कितना डिस्टेंस कवर करने में क्या स्पीड गेन होगा, काइनेमेटिक वाला बात तो आप कर ही लोगे। मेन आपका था पर्पस कि एक्सेलरेशन मिल जाए। एक्सेलरेशन मिल गया तो किसी इक्वेशन में रख करके टेंशन वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहां तक क्लियर है? अब देखो मैं यहां पे वैल्यू रखता हूं और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो निकालेंगे तो m2 है इधर 4 kg, तो 4 × g का वैल्यू 10 माइनस m1 है 2, g का वैल्यू 10 और साइन 30 डिग्री होता है हाफ, ये लिखा डिवाइडेड बाई ये 2 + 4 हो गया ये m1 + m2। तो इससे मिल गया हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना भाई, तो देखो कितना मिला, ये 40 मिला, तो 40 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितना भाई, तो 2 कैंसिल है 10 डिवाइडेड बाई ये है 6, यानी 30 डिवाइडेड बाई 6 हुआ। 30 डिवाइडेड बाई 6 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन फाइनली आया। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर आया, तो ध्यान से समझ लेना, अभी डाउट भी पूछा गया था वो अभी क्लियर होगा। देखो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, इसका मतलब कि जो हमने एक्सेलरेशन लिया है वो करेक्ट डायरेक्शन है। इट मीन्स ये इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आएगा डाउनवर्ड, और ये इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा अप द इंक्लाइन। ठीक है, अब देखो अगर ये वैल्यू 5 के जगह -5 आया होता तो क्या इंटरप्रेट करते। अगर मान लो सारा कुछ हमने वैसे ही काम किया, सब कुछ वही काम किया, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू जब m1 m2 डालने के बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर -5 आता तो ये समझते कि जिधर एक्सेलरेशन लिया है इस डायरेक्शन में एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसके अपोजिट होगा। -5 ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आना मतलब अपवर्ड में ये 5 जाएगा और ये डाउनवर्ड में 5 जाएगा, एक्चुअल ये हो जाएगा। मतलब कहने का है कि आप किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ले लिए, ठीक है भैया, इधर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में लिए और इसमें अपवर्ड में लिए एक्सेलरेशन, और लिख करके सॉल्व कर दिए। जब आंसर आया तो पॉजिटिव आया तो समझोगे कि जिधर लिया है तुमने वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर नेगेटिव आया तो समझना कि जिधर लिया है उसके अपोजिट। तो -2 अगर आया होता तो समझ लेंगे कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ये 2 है और ये इस डायरेक्शन में 2 है, ऐसा समझेंगे। लेना है आपको जिस डायरेक्शन में मर्जी हो उस डायरेक्शन में ले ले। तो मैंने पहले ही बताया कि ये 4 kg हैवियर ब्लॉक है, इसलिए ये नीचे जा रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा, इसलिए मैंने इधर ले लिया। लेकिन कोई चाहे तो इधर भी ले सकता है और ये अपवर्ड, तो उसका -5 आंसर आ जाता उसका। अगर मान लो हम लोग इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ले लेते, इसको अपवर्ड ले लेते, इसको ऐसे और सॉल्व करते, सारा इक्वेशन वैसे ही लिखते और सॉल्व करते, और m1 m2 का जब वैल्यू रखते तो यहाँ -5 आ जाता। तो -5 का मतलब ये होता कि जिधर लिए हो उसके अपोजिट, ये इधर और ये इधर। अभी किसी ने डाउट पूछा कि भाई ये m1 है यहाँ पे, ये 4 kg ये 2 kg हो जाए तो क्या होगा। तो जहाँ पे ये 4 था वहीं ये 2 लग जाता, और जहाँ ये 2 था यहाँ ये 4 लग जाता, और नीचे तो 2 + 4 रहता ही, तो ये हो जाता देखो 40, ये हो गया 20, यहाँ आ जाता 20 माइनस कितना भाई, तो ये 2 × 4 -20, ऐसे हो गया डिवाइडेड बाई ये 6। तो इसका वैल्यू आ गया 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आ गया। एक्सेलरेशन वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होने का मतलब ना ये एक्सेलरेट करेगा ना ये एक्सेलरेट करेगा, कोई एक्सेलरेट नहीं करेगा। इट मीन्स ऐसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम बना हुआ है। तो जितना वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आया तो जो लिया है वही करेक्ट है, डायरेक्शन वैल्यू तो मिल ही गया। निगेटिव -2 आया तो समझेंगे जिधर लिया था उसके अपोजिट में 2 का एक्सेलरेशन। 0 आया समझेंगे नो एक्सेलरेशन, इक्विलिब्रियम में है। अब देखो लास्टली कंक्लूजन पॉइंट, सिंबॉलिक हमने काम इसलिए किया कि भाई क्वेश्चन में तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 40, यहाँ पे 10 कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। इसलिए अगर मैंने सिंबॉलिक लिया और ये समझ लिया कि यही वाला डाउनवर्ड जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है, अब ये समझ के हमने सॉल्व कर दिया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में तुम एक्चुअल वैल्यू रखो
अगर ये डाउनवर्ड आने वाला होगा, ये ज़्यादा मास वाला होगा, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, +6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समझेंगे कि ये वाला 6 से डाउनवर्ड जाएगा और ये ऐसे जाएगा, जो डायरेक्शन लिया है करेक्ट लिया है, और जो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया है वही वैल्यू का एक्सेलरेशन है। लेकिन जब ये -3 आ जाए एक्सेलरेशन वैल्यूज रखने के बाद, -3 आ जाए, तो समझ जाएंगे कि जो डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट में वैल्यू है 3। तो इसके अपोजिट में 3 का एक्सेलरेशन, इसके अपोजिट में 3 का एक्सेलरेशन हो जाता। 0 आएगा, समझ लेंगे कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बोलो, क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं अब इसका शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूं। ये इतना एनालिटिकली करके जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लाए, इसके बदले में आप एक इक्वेशन छोटा सा लिखते, इतना छोटा सा कॉर्नर में, और इतने में एक्सेलरेशन मिल जाता। ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतना कौन काम करने जाएगा। लेकिन ये बेसिक है, ये आपको जानना ही जाना है, तो ये तो जानना है। इसके बदले मैं देखो अब तुम्हें बता रहा हूं शॉर्टकट में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई, अगर ये है एक ब्लॉक, ये है दूसरा ब्लॉक, और इस पे जब फोर्स लगता है, मान लो ये 50 न्यूटन लगा, इधर से मान लो ये 20 न्यूटन लगा। रमेश कह रहा है कि भाई तू इधर चल, 20 न्यूटन लगाते हैं तुझे फोर्स, और ये कह रहा है इधर चलो भाई 50 न्यूटन का लगाते हैं। ये 2 kg है और ये मान लो 3 kg है। अब बताओ ये ब्लॉक किधर जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा कि राइटवर्ड जाएगा? राइटवर्ड जाएगा। क्यों? ये 50 का फोर्स लगा रहा और ये 20 का लगा रहा है, ये दोनों तो कनेक्टेड हैं आपस में, जाएंगे तो दोनों ही साथ जाएंगे, इधर जाएं चाहे इधर जाएं। ठीक है भाई, इसके लिए एक्सेलरेशन अगर लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा? एक्सेलरेशन लिखना है तो आपके पास 2 मेथड है, देखो ध्यान से समझते चलो, एकदम अलर्ट हो करके अब सीखना है। ये मेन फिजिक्स यही है, समझो, ये चैप्टर मेन और ये फॉर्मूला मेन। तो एक्सेलरेशन लिखना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर ये मैं कंपोजिट सिस्टम लूँ, दोनों मिला के सिस्टम लूँ, तो ये 50 है राइटवर्ड में, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो 50 है राइटवर्ड में फोर्स, ऐसा लिख सकते हैं, देखो 50 - 20 इज द नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं, इसलिए टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स बनेगा। किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर कंबाइंड ब्लॉक, फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम, दोनों ब्लॉक मिला करके सिस्टम लिया है। इज इक्वल टू मास, मास कितना भाई? तो 2 + 3, सिस्टम का मास ये है, एक्सेलरेशन ए है, ए का वैल्यू मिल गया 30 / 5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल मिल गया। ठीक है भाई, तो ये तो आपने इतना इक्वेशन लिखा। ठीक है, सेकेंड मेथड, कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन मेथड, फोर्स हो, इफेक्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम अगर करें तो उससे भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नेट फोर्स जो इफेक्टिवली एक्सेलरेट कराना चाह रहा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही तो है, वही है। अब इफेक्टिव फोर्स कितना है जो एक्सेलरेट कराना चाह रहा है? तो 50 पूरा का पूरा चाह रहा है कि ये एक्सेलरेट कराए इस डायरेक्शन में, 20 चाह रहा है अपोजिट में, इसलिए इफेक्टिवली क्या हुआ? तो 50 - 20 हुआ, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम कितना है भाई? तो 2 + 3 है, इसलिए बात हो गई 30 / 6, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेथड 1 ही है, अभी के लिए आपको छोटा सा ले लिया है तो मेथड 1 ही है, वही समझ लेते हैं आप। लेकिन अभी ये मैं उस पर भी अप्लाई करूंगा, 2 ब्लॉक एटवुड मशीन वाला पे भी अप्लाई करूंगा, और सब में इतना ही शॉर्टकट में आंसर आएगा। जहां आप 2 इक्वेशन लिख के सॉल्व करते हैं उन सब में ये एक ही आएगा। ये तो इसके लिए आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट लग रहे हैं, इसके लिए तो नहीं लग रहा। ये इसमें भी मैं ये अप्लाई करूंगा, ये मेथड। नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सारे लोग ध्यान से देखें पेशेंस रख करके, इफेक्टिव फोर्स जो एक्सेलरेट कराना चाह रहा है सिस्टम को डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। ये काम करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। और ये कैसे निकालेंगे वो जरा देखना, कैसे हम लोग इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं। ये तो मैं बस एग्जाम्पल बताया कि ऐसे है। चलो ठीक है भाई, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, अब इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेते, चाहे तो आप लिख रहे होंगे साथ में, या तो फिर रिकॉर्डिंग से आप लिखते हैं, जैसे भी करते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। अब मैं ये बोलूँ कि ये है भाई, इधर है हमारा 2 kg, इधर है हमारा 6 kg। ध्यान देना, ये 2 kg पे वेट लग रहा है 20 न्यूटन, 6 kg पे वेट लग रहा है 60 न्यूटन।
ये 60 न्यूटन वाला चाह रहा है इतना बड़ा फोर्स लगा करके कि ये डाउनवर्ड आए, और ये डाउनवर्ड आने का मतलब है कि इसको ऊपर जाना होगा तभी ये नीचे आएगा। और ये 20 न्यूटन लगा के क्या समझ रहा है भाई, ये सोच रहा है कि मैं 20 न्यूटन लगा के इसको डाउनवर्ड और इसको अपवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों हैं तो कंबाइंड। जैसे अभी थे ये दो ब्लॉक, तो ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, चलेंगे तो दोनों कंबाइंड ही, चाहे राइटवर्ड जाए चाहे लेफ्टवर्ड जाए। ये 50 न्यूटन का इफेक्ट था कि राइटवर्ड ले जाए, ये 20 का इफेक्ट था कि लेफ्टवर्ड ले जाए। उसी तरह से ये 20 चाह रहा है कि ऐसे ले जाएं, इस सिस्टम को ऐसे एक्सेलरेट कराएं, ये चाहता है 20 वाला चाह रहा है कि इसको ऐसे एक्सेलरेट कराएं, ये ऊपर जाए ये नीचे आए। और 60 वाला चाह रहा है, ये वाला जो चाह रहा है वो चाह रहा है कि इसको ऐसे एक्सेलरेट कराएं। दोनों में लड़ाई होगी। ये बिल्कुल सेम, जैसा ये है वैसा ही ये है। ये चाह रहा है कि राइटवर्ड जाए, ये चाह रहा है लेफ्टवर्ड जाए। 20 और ये 50। अब इनमें जो ज़्यादा इफेक्टिव है उधर एक्सेलरेशन हो जाता है, 50 - 20 का नेट फोर्स मिलता है और उससे एक्सेलरेट हो गया। यही काम यहाँ पे मैंने क्या किया, पुली लगा करके और इसको ऊपर उठा दिया, तो पुली लग गया तो ये वाला अब इधर आ गया, ये वाला समझो इधर आ गया। अब इस पर जो वेट लग रहा है वो तो बिल्कुल वही वाला काम कर रहा है कि इसको ऐसे एक्सेलरेट कराना चाह रहा है, और इस पर जो वेट है वो चाहेगा इसको ऐसे एक्सेलरेट कराएं। पुली तो ऐसे फिक्स है, ये तो स्ट्रिंग को बस बेंड कर रहा है। तो वैसे ही ये है। देखो इसमें अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो अगेन मैं इफेक्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम कर सकता हूँ। 2 ब्लॉक सिस्टम ले लेंगे, ये दोनों ब्लॉक मिला करके कंबाइंड सिस्टम ले सकते हैं। तो ये देखो भाई, ये 6 kg वाला है, देख लो ध्यान से सारे लोग, ये 6 kg वाला है, ये 60 न्यूटन लगा रहा है, 2 kg वाला 20 लगा रहा है। तो आपका कॉमन सेंस कहता है कि इधर होगा एक्सेलरेशन। कॉमन सेंस क्या कहता है भाई कि इधर होगा एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, ये एक्सेलरेशन हम लोग A0 निकालना चाहते हैं, तो A0 लिखेंगे तो इस डायरेक्शन के लिए इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, तो 60 न्यूटन जो है ये वाला, ये बिल्कुल इधर ही एक्सेलरेट करना चाह रहा है, लेकिन ये 20 उसका उल्टा काम कर रहा है। इधर वाले के बदले में ये इधर एक्सेलरेट करना चाह रहा है, मींस इस एक्सेलरेशन को ये अपोज कर रहा है। जिस तरह से ये 2 ब्लॉक वाले में ये वाला राइटवर्ड था, ये लेफ्टवर्ड, तो राइटवर्ड ये ले जाना चाह रहा है, ये उसको अपोज कर रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स कितना हो गया, 50 - 20। वैसे ही यहाँ पे 60 का ये है फोर्स, 20 का ये है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर A0 है तो इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, तो 60 - 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, 2 + 6 जो है, और इससे हमें एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा वो मिल जाएगा। एटवुड मशीन में ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एटवुड मशीन में यही तो था, ये दोनों था, दोनों का हम लोग एक सेंटेंस में आंसर ले आएंगे। अच्छा ठीक है भाई, ये भी समझ गए। अब जरा देखो, यही चीज़ उसमें भी मैं अप्लाई करूंगा, अभी थोड़ी देर में उसमें भी अप्लाई करूंगा। एटवुड मशीन वाला ये दिखा रहा था मैं। अगर मान लो कोई मानता है कि नहीं मुझे क्या पता, मैं इधर ही मान के चलूँगा, मैं चलूँगा कि इधर एक्सेलरेशन है, मैं क्यों मानूँ उधर एक्सेलरेशन है। भाई अगर सिंबॉलिक है तो किधर भी ले सकते हो। तो चलो भाई, कोई समझता है कि इधर हमारा A' एक्सेलरेशन होगा, तो ये अगर डाउनवर्ड जाएगा तो ये वाला अपवर्ड जाएगा A' से। अभी मैंने बोला था कि जिस डायरेक्शन में लेना है तुम ले लो, सॉल्व करो, पॉजिटिव आएगा तो वही डायरेक्शन, निगेटिव आया तो अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो रमेश ने तो ऐसे समझ लिया, ये कॉमन सेंस लगाया कि 6 वाला नीचे जाएगा, तो इसलिए उसका पॉजिटिव वैल्यू आया। कितना आया भाई, तो 40 डिवाइडेड बाई 8, 40 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 5 मीटर/s² आया। चलो ठीक है, अब जरा मैं इसका देखूं कि A' कितना आ रहा है। तो A' का मतलब है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कराने वाला इफेक्टिव फोर्स निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सारे लोग, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने वाला इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 20 माइनस, इधर है 20 इधर है 60, तो 20 - 60 डिवाइडेड बाई मास, ऐसे मिल गया 2 + 6 दैट ये क्या मिला, तो -40 डिवाइडेड बाई 8 मिला। इससे वैल्यू क्या मिला, -5 मीटर/s²। तो ये जो काम करेगा वो ये सोचेगा भाई कि हमने एक्सेलरेशन लिया, ऐसे करने वाला एक्सेलरेशन लिया, और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया, -5 -5 आया, मतलब जो लिया है वो उसके अपोजिट में है एक्सेलरेशन। तो ये वाला जो लिया है उसके अपोजिट में, मतलब ये एक्सेलरेशन है 5 का, तो ये एक्सेलरेशन है 5 का। तो ये भी बोलेगा कि इस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है 5 का ऑन द बेसिस ऑफ दिस माइनस, और ये भी बोलेगा कि भैया 5 का एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो जो इधर लेगा, जो एक्चुअल जिधर हो रहा है उधर ही कोई ले लिया तो उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कोई अगर अनजाने में अपोजिट में ले लिया तो कोई बात नहीं, उसका नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये भी कंक्लूजन निकाल लेगा कि 6 kg वाला डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि 6 kg वाले को अपवर्ड लिया था इसने, तो इसका मतलब 6 kg विल मूव डाउनवर्ड। ये कंक्लूजन निकाल देगा, विल मूव डाउनवर्ड।
विद कितना एक्सेलरेशन भाई, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आया था 5 मीटर पर स्क्वायर मिल जाएगा। सो कंक्लूजन विल रिमेन सेम, दैट इज आंसर विल रिमेन सेम। बस ये है कि जिसने जिधर ले लिया उस हिसाब से इक्वेशन लिख ले। तो ये ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में इफेक्टिव फोर्स निकालोगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? यस महेश्वरी बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? पीयूष अगर ये क्लियर है तो अब तो बस इसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको मैं अभी चुटकी में इसको काम कर सकते हैं, इसका काम इतने छोटे में कर सकते हैं। बताया था अभी, देखो भाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों मिला करके सिस्टम ले लूँगा, इन दोनों को मिला करके सिस्टम ले लूँगा, इसको और इसको मिला करके सिस्टम ले लेंगे। ये वाला वेट चाहेगा कि ये ऐसे जाए, ये इधर जाए, ये इधर आए, और ये वाला चाहेगा भाई कि ये इधर जाए और ये ऊपर आए। लड़ाई होगी इन्हीं दोनों में, चाहे तो सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर ले, चाहे तो सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर ले, इन दोनों में से कोई एक ही काम होगा। अब तुम सोचो कि किधर तुम निकालना चाहते हो, तुम सोचोगे तुम्हें किधर निकालना है, तो तुम वैल्यू देख करके बोलोगे तो भाई इधर निकालना चाह रहे हो। तुम अगर इधर भी बोलोगे तब भी निकालेंगे, उतना ही नेगेटिव आ जाएगा। चलो मैं निकाल देता हूँ, ऐसे कॉमन सेंस कहता है कि ये वाला नीचे आएगा, तो चलो भाई इस डायरेक्शन में निकालते हैं। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने वाला देखो ये वेट फोर्स जो है m2g, ये पूरा का पूरा एक्सेलरेट कराने में ही कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन इसका जो वेट है, ध्यान देना, इसका जो वेट है m1g का जो वेट है उसका एक कंपोनेंट इधर होगा m1g साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा m1g cos थीटा। ये m1g cos थीटा जो है ना, वो कुछ भी एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और ना ही ये नॉर्मल। कौन करेगा भाई? ये। तो ये चाहता है, mg sin थीटा चाह रहा है कि ये नीचे आए ब्लॉक, ऐसे आए और ये ऐसे जाए। लड़ाई होगी mg sin थीटा में और इस m2g में, यही दोनों में लड़ाई होगी। m2g चाहेगा ऐसे चले सिस्टम, जो m1 प्लस m2 सिस्टम हो वो ऐसे चले, और m1g sin थीटा चाहेगा कि ये ऐसे जाए, ये ऐसे आए, ऐसे चले सिस्टम। इन्हीं दोनों में लड़ाई होनी है। इसको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किधर जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन होना है और इसके परपेंडिकुलर में है। कोई इफेक्ट नहीं, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ना सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा। इस मोशन को सपोर्ट करने वाला ये है, अपोज करने वाला ये है। ये ना तो इस मोशन को सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखूंगा। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, इफेक्टिव फोर्स कितना है भाई इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के लिए, m2g माइनस ये वाला अपोजिट में है कितना, m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, तो मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। बात हो गया, यही हो गया एक्सेलरेशन। ये देखो, बाकी तो वैल्यू रख देने। तो आप इधर इक्वेशन लिखोगे, इधर इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करोगे, टेंशन एलिमिनेट करोगे, फिर एक्सेलरेशन तुम्हें आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल जाएगा एक सेंटेंस में। बोलो क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ तो भी और क्वेश्चन इस पे देखेंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो भाई, वीडियो से आप लोग नोट कर लिया करो तो ज़्यादा बेटर होगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। और देखो यहाँ पे इस वाले के लिए m1g एटवुड मशीन जो है, एटवुड मशीन इसको बोलते हो, तो इसके लिए हम लोगों ने अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई, तो ये देखो m2g चाहता है इसको एक्सेलरेट कराना ऐसे, और m1g चाहता है इधर एक्सेलरेट कराना, इसलिए इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम। हो गया एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? ये यही आया था उस दिन भी। अगर उस दिन एटवुड मशीन में कितना आपने लिया था, अगर वो याद रहे तो अभी तुरंत हम लोग कर लेंगे इसको। अगर ये मान लो 6 kg है, ये मान लो 4 kg है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 kg है तो ये 6 इंटू जी 60 न्यूटन, 4 kg है तो 4 इंटू जी 40 न्यूटन डिवाइडेड बाई ये मास हो गया हमारा 6 + 4, इसलिए वैल्यू कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो यही आएगा आंसर। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखोगे, सॉल्व भी करेंगे तो वही काम करेंगे। 6 kg वाला का सोचो तुम, अगर मैं सॉल्व करके इसको लिखना चाहता हूं तो इस वाले को सिस्टम बनाएंगे तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसका सपोज कर रहे हैं तो इसका जरूर अपवर्ड होगा। ध्यान से समझते चलो, जो बताया है वही रिपीट हो रहा है, समझो एक तरह से। m2g
माइनस टी, इसके लिए मैं लिखूंगा सेकंड वाला m2 के लिए, तो लिखूंगा m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखूंगा। इसके लिए जब लिखूंगा तो ये तो भाई अपवर्ड जा रहा है, ये टेंशन है, सेम टेंशन इन द सेम स्ट्रिंग। ठीक है भाई, तो T और माइनस नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपवर्ड ही एक्सेलरेशन उधर ही लिखेंगे नेट फोर्स, तो इसके लिए लिखेंगे T माइनस m1g इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन। ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ऐड करेंगे T कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा हमें क्या भाई, तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें वही मिल जाएगा। तो पहले आप अभी आपको डिस्कस कर रखा है इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा, लेकिन आप क्या करोगे, इसके पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, m2 दिखाओगे, इस पे लगाने वाला फोर्स, सारे फोर्स दिखाओगे, फिर इसका एक्सेलरेशन दिखाओगे कि ये वाला a एक्सेलरेशन लिया था, इधर हमारा m2g है, तो लिखेंगे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g माइनस m1 माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे करेंगे। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये m2 सिस्टम के लिए लिखा, ये m1 सिस्टम के लिए लिखा, तो जा करके फिर ऐड करोगे, तो ये काम करने होंगे। शॉर्टकट में ये हो गया, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा। जब दो ब्लॉक इंटरकनेक्टेड हों और एक ही एक्सेलरेशन रख रहे हों तो सिस्टम में ले सकते हैं। अलग अलग लेंगे तो फालतू का एक टेंशन आएगा और फिर बाद में उसको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, टेंशन को एलिमिनेट करने पड़ेंगे। और अगर दोनों कंबाइंड करके सिस्टम ले लिया तो टेंशन हो गया इंटरनल फोर्स, टेंशन के थ्रू एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल हो गया। ये 2 ब्लॉक सिस्टम में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स काउंट करने की ज़रूरत है, टेंशन के थ्रू जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मास सिस्टम जब भी हम लोग लेंगे तो उसमें एक्सटर्नल कौन है, अर्थ है, अर्थ फोर्स लगा रहा है, वेट इस पे, अर्थ लगा रहा है इस पे, और एक्सटर्नल फोर्स ये है जो इस क्लैंप ने लगाया है इस पुली पे, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं है एक्सेलरेट कराने में। ये तो अपना ऐसे फोर्स लगेगा, पुली पे लगेगा, पुली को बैलेंस किया रहेगा, जो पुली का अगर वेट होगा तो बैलेंस किया रहेगा। इस पे जो चलना है इसको एक्सेलरेट कराने में इस फोर्स का कोई रोल नहीं है, ये फोर्स अपना ऐसे चलेगा, इसको कोई रोल नहीं। रोल है इस m2g का जो ऐसे चाहेगा और m1g का जो ऐसे चाहेगा, दोनों में लड़ाई होगी, जो ज़्यादा होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है भाई, इस डायरेक्शन में तुमने लिखा एक्सेलरेशन, मिल गया तुम्हें एक्सेलरेशन का वैल्यू, इस तरह से ये मिल गया। अगर कोई बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो इधर लिखना चाहता हूँ एक्सेलरेशन, तो लिखो भाई, इधर ही एक्सेलरेशन लिख सकते हो। तो इधर का एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये m1g इसको एक्सेलरेट कराना चाह रहा है तो लिखोगे m1g, m2g उधर कराना चाह रहा है अपोज कराएगा तो m2g डिवाइडेड बाई क्या भाई, तो m1 प्लस m2। तो देख रहे हो, जिसने इधर एक्सेलरेशन लेकर के लिखा उसके लिए ये आया एक्सप्रेशन, तो जो इधर के लिए लिखा है उसका उसी का निगेटिव आया। इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो वो निगेटिव होगा, वो अगर 2 है तो ये -2 है, और ये अगर +3 आएगा तो वो -3 आएगा। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इधर ले रहे हो या इधर ले रहे हो, जिधर भी ले रहे हो पॉजिटिव आया तो समझ लेना वही ठीक है, निगेटिव आया तो अपोजिट रिवर्स कर देना, डायरेक्शन समझ लेना, रिवर्स करना कुछ नहीं है। कैलकुलेशन हो गया, -3 आया तो समझेंगे कि इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, अपोजिट कर देंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है भाई? तो ये बड़ा शॉर्टकट मेथड है, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो अप्लाइंग F = ma हम लोग देख रहे थे, जिसमें ये देख लिया एटवुड मशीन का, और ये देख लिया इंक्लाइन प्लेन वाला, और हम लोग ये है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है भैया, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब दोनों ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप इसका इक्वेशन लिखें और तब सॉल्व करें, या तो फिर आपका ऑप्शन है कि आप इन दोनों को मिला करके एक ही बार में लिख दें। सेकंड मेथड इजी तो है, बट दैट कैन बी अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ MCQ। अगर आपका सब्जेक्टिव आएगा तो उसमें वो अप्लाई करोगे तो स्कूल वाले मार्क्स नहीं देंगे, बोलेंगे एक ही लाइन में तो आंसर ला दिया है कैसे। तो MCQ के लिए तो ठीक है, ऐसे दोनों का इक्वेशन अलग अलग लिखने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, अलग अलग इक्वेशन लिख लेंगे। इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, मान लो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इसके लिए देखेंगे लड़ाई होगा। इसका जो mg है, ये मान लो m2g है, तो m2g का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m2g sin 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एंगल था इंक्लाइन का, इंक्लाइन ऐसे है ये और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे m2g का इधर sin 60 वाला, इधर हमारा cos 60 वाला। m2g तो इधर है m2g sin 60 और इधर हो गया m2g
cos 60। तुम्हें याद रखना है भाई, जब भी इंक्लाइन प्लेन होगा तो वेट का जो कंपोनेंट इधर होता है वो साइन वाला रहता है, बार बार आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा वो मैं लिखना चाह रहा हूँ इधर वाले के लिए। तो m2g sin 60 डिग्री माइनस इस वाले का, तो इस वाले का इधर कंपोनेंट होगा और इधर कंपोनेंट होगा, ये हो गया m1g cos 30 और ये वाला हो गया m1g sin 30। तो ये m1g sin 30, तो यहाँ लिखूंगा m1g sin 30 डिग्री। ये हो गया इफेक्टिव फोर्स, क्योंकि m2 का ये वाला कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल बैलेंस करेगा, इधर वाले कंपोनेंट को ये अपना नॉर्मल बैलेंस करता रहेगा। लेकिन ये है m2g sin 60 माइनस m1g sin 30 डिग्री। ठीक है, ये मिलेगा, दिस विल बी और मास डिवाइड m1 डिवाइडेड बाई m1 और प्लस m2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये हो गया इसका आंसर। वैल्यू रखना है, वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू रखना हो वैल्यू रख देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 kg यहाँ 4 kg है, वैल्यू रख देंगे, आप काम कर लेंगे, हो जाएगा। बोलो सर हो जाएगा। और नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो आप अलग अलग लिखोगे, इक्वेशन अलग अलग लिखोगे, तब भी तुम्हें उतना ही आंसर आएगा। बोलो तो लिख के दिखा देता हूँ। अलग अलग भी लिखेंगे ना तो बिल्कुल वैसा ही काम होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अलग अलग इक्वेशन लिखोगे तो उसके लिए लिखोगे, यहाँ पे एक टेंशन दिखाओगे, अननेसेसरी एक टेंशन दिखाना पड़ेगा। ध्यान से समझ लो सारे लोग, ये टेंशन दिखाना पड़ेगा। इधर हमारा m2g sin 60 है, इसलिए डाउन द इंक्लाइन अगर लिखेंगे, इस डायरेक्शन में लिखना चाहेंगे डाउन द इंक्लाइन, तो यहाँ पे मान लो हमने ले लिया इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसके लिए ध्यान से समझ गए ना किस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिखूंगा m2g sin 60 माइनस t इज इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन a। इसके लिए लिखूंगा तो टेंशन इधर लग रहा है और इसमें यह है m1g sin 60 और इसका इधर एक्सेलरेशन है तो इसका इधर एक्सेलरेशन होगा। तो इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो टेंशन माइनस m1g sin 30 डिग्री इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a। दोनों ऐड करेंगे, टेंशन गायब हो जाएगा और मिलेगा m2g sin 60 माइनस m1g sin 30, वही वाला आ गया, इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, और इसलिए a हो गया m1 प्लस m2 डिवाइड कर दिया। बात वही हो गई, वही निकल गया। बोलो क्लियर है? यस महेश्वरी, तुम बोल नहीं रहे। पीयूष बोलो भाई। यस सर क्लियर है। ठीक है भाई, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए, इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है भाई। एक ये वेज है, वेज फिक्स्ड वेज है, ये फिक्स्ड है, इधर से भी एक पुली लगा हुआ है इसमें और एक इधर से पुली लगा हुआ है और इस तरह से ये 3 ब्लॉक सिस्टम है। इसमें क्या करना होगा आपको, मान लो एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, ये एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, तो हमें क्या पता कि इधर एक्सेलेट होगा कि इधर होगा, क्योंकि इधर 10 kg वाला है, बड़ा ब्लॉक है, इधर इधर तो 4 kg है। तो हो सकता है ये एक्सेलेट हो जाए या हो सकता है ये हो जाए, हमें नहीं पता। नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई, इतना आपको जजमेंट यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये सपोज कर लो कि यही है एक्सेलरेशन, अब इस हिसाब से एक्सेलरेशन निकाल दो। अब मैं बता रहा हूँ, एनालिटिकली करोगे, इसका इक्वेशन लिखोगे, इसका इक्वेशन लिखोगे, इसका इक्वेशन लिखोगे, 3 इक्वेशन 3 अननोन आएंगे, तब सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेंगे। और जो अभी शॉर्टकट बताया, तीनों ब्लॉक को एक साथ मिला दिया, एक ही बार में एक्सेलरेशन। कैसे मैं लिख देता हूँ, देखो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन मान लिया a, यही a निकालना चाहते हैं, तो सीधा बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हो उस डायरेक्शन में इफेक्टिव फोर्स कितना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम कितना है। भाई तो इफेक्टिव फोर्स कितना है, तो ये वाला m1g, ये तो पूरा का पूरा बेचारा लगा हुआ है, ये वाला वेट, ये नहीं, ये तो इंटरनल हो जाएगा। m1 प्लस m2 प्लस m3 सिस्टम लिया हमने, m1 प्लस m2 प्लस m3 तीनों मिला करके सिस्टम लिया है और इसके लिए ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो इस वाले को अगर हम लोग इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो m1g का पूरा लिखेंगे, इसका मतलब ये लिखेंगे m1g पूरा का पूरा, 4 है बाद में वैल्यू रख लेंगे, ये मान लो m1 m2 इधर m3, तो ये पूरा का पूरा एक्सेलरेट करने में लगा हुआ है। ठीक है भाई, इसका क्या होगा, इसका तो इसका देखो, इसका जो वेट फोर्स है m2g का जो वेट फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इधर है, दूसरा कंपोनेंट इधर है, इधर वाला कंपोनेंट तो नॉर्मल से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है,
तो M2G साइन 30 डिग्री। ये क्या करेगा, तो ये वाला कंपोनेंट भी इसको एक्सेलरेट, सिस्टम को इधर ही एक्सेलरेट कराना चाहेगा, क्योंकि ये भी उधर ही लग रहा है, मोशन कराने में लग रहा है, सपोर्ट ही कर रहा है, इसलिए ये M1G के हेल्प करेगा। M1G प्लस M2G साइन 30 डिग्री ये भी हेल्प कर रहा है। लेकिन इसका जो वेट है M3G वो बिल्कुल अपोज कर रहा है, ये चाह रहा है कि ये ऐसे ऊपर जाए, ये ऐसे जाए और ये ऐसे आए, तो ये माइनस करेंगे M3G डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हो गया भैया आंसर। अब वैल्यू रख करके आप आंसर निकाल लें। नहीं तो अल्टरनेट मेथड जो है एनालिटिकल मेथड, तो एनालिटिकल मेथड में जब चलेंगे तो इसका भी इक्वेशन लिखेंगे, इसका भी इक्वेशन लिखेंगे, इसका भी इक्वेशन लिखेंगे। मैं तीनों का इक्वेशन लिख देता हूं भाई शॉर्टकट में। देखो भाई, इसके लिए लिखें, अगर M1 सिस्टम के लिए लिखें, डाउनवर्ड में मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड में ही लिखें नेट फोर्स, तो क्या लिखेंगे M1G माइनस टेंशन फोर्स। तो यहाँ टेंशन फोर्स T1 ले लिया मान लो। देखो यहाँ पे T1 इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है, दोनों में एक ही होगा टेंशन T1, और इधर का स्ट्रिंग में अलग होगा, वो होगा T2। ठीक है, तो इधर वाले के लिए लिखोगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो M1G माइनस T1, M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए लिखेंगे, देखो भाई ये तो हमने M1 सिस्टम के लिए लिखा, M2 के लिए अगर लिखना चाहते हो तो M2 के लिए भी इस डायरेक्शन में लिखेंगे भाई। तो इसके लिए लिखेंगे तो M2G साइन 30 डिग्री माइनस M2G साइन 30 डिग्री माइनस ये क्या है भाई, तो T2 है, और ये क्या है, तो एक T1 है। इस ब्लॉक पे लगने वाला, देखो कौन कौन सा फोर्स हुआ इस ब्लॉक पे लगने वाला, यहाँ पे अब ज़्यादा 3 फोर्सेस हो गया कम से कम। यहाँ देखो क्या क्या है, एक तो भाई M2G का कंपोनेंट ये वाला, ध्यान देना सारे लोग, M2G साइन 30 डिग्री। दूसरा ये जो स्ट्रिंग लगा है उसका फोर्स, तो वो है T1, और ये टेंशन का फोर्स ये है T2। इसलिए M2G साइन 30 प्लस T1 प्लस लिखेंगे T1 ये वाला, और माइनस लिखेंगे T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M2 इंटू एक्सेलरेशन। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। और M3 के लिए लिखेंगे, जब M3 के लिए लिखोगे तो इसमें ये T2 लग रहा है, और ये अप द इंक्लाइन होगा भाई, जब वो डाउनवर्ड जा रहा है या ऐसे जा रहा है तो ये पड़ जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे उसी डायरेक्शन में, तो लिखेंगे T2 माइनस M3G इज इक्वल टू मास M3 इंटू एक्सेलरेशन A। ये मिला तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। इस तरह से 3 इक्वेशन मिलेंगे और तुम्हें सॉल्व करना होगा। अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, देखो सॉल्व करने में, अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो क्या होगा, तो माइनस T1 है प्लस T1 है कैंसिल हो जाएगा, प्लस T2 है माइनस T2 है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, M1G प्लस M1G प्लस M2 साइन 30 और माइनस M3G ये बचेगा, इज इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A, M1A प्लस M2A प्लस M3A। ए का वैल्यू हो गया, बोलो हो जाएगा। तीनों जब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो इससे क्या मिलेगा भाई, जब तीनों ऐड हो जाएंगे तो इससे हमें मिलेगा, जब तीनों ऐड करेंगे तो इधर आ गया देखो M1G प्लस M2G साइन 30 डिग्री माइनस M3G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A राइट हैंड साइड वाला प्लस M3A। इसलिए A का वैल्यू क्या मिल गया, तो A का वैल्यू ये मिल गया। बताओ भाई क्लियर हुआ? बोलो अच्छिता क्लियर है? हाँ बोलो, डाउट बोलो, क्या कह रहे हो? M2 के लिए देखो, M2 के लिए क्या हुआ भाई, M2 में क्या क्या फोर्स लग रहा है वो देखो देखो भाई सारे लोग जरा एक बार देखें M2 के लिए। M2 वाला ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, तो M2 को देखो M2 पे लगने वाला फोर्स क्या क्या है, मैं रेड से दिखा रहा हूँ, रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये है M2 ब्लॉक, इस पे एक लगा वेट फोर्स, तो वेट का कंपोनेंट एक इधर है एक इधर है,
तो इधर वाला कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, पिंक से दिखाता हूँ। चलो ये है m2g sin 30 और ये स्ट्रिंग जो लगा हुआ है वो लगाया टेंशन T1, ध्यान देना, टेंशन लगाया T1 फोर्स, टेंशन T1 है यहाँ पे भाई, जब T1 है तो यही टेंशन T1 यहाँ भी होगा ये स्ट्रिंग को, क्योंकि दोनों तरफ से स्ट्रिंग पुल करता है ना T1 तो T1 इस पे लगा गया, इसको सिस्टम बनाया है, T1 इधर लगा और m2g का इधर का कंपोनेंट, और एक लगा ये T2, एक लगा है ये T2, ठीक है भैया ये T2। अब इस पे लिखेंगे तो यही 3 फोर्स काउंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होना है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे तो T1 प्लस m2g sin 30 डिग्री, T1 प्लस m2g sin 30 डिग्री और माइनस T2 इज इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन a। बोलो क्लियर हुआ? m1 का तो m1 देखो हम लोगों ने ये वाला एक्सेलरेशन जब ले रखा है तो इस डायरेक्शन में m1g लगा और इधर से क्या लगा भाई, तो टेंशन लगा। यही तो 2 फोर्स हैं, इसमें 2 फोर्स हैं इस सिस्टम में। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इधर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, m1g माइनस T1 इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन। ये लिखेंगे m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में जब तुम एक्सेलरेशन ले लिए तो इस डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन के लिए लिखें नेट फोर्स डाउनवर्ड में m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए लिखेंगे इस डायरेक्शन में भाई तो T1 प्लस m2g sin 30 माइनस T2 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए लिखेंगे तो भैया अपवर्ड में लिखेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे जा रहा है भाई, तो अपवर्ड में लिखेंगे तो इसके लिए लिखेंगे T2 माइनस m3g इज इक्वल टू मास m3 इंटू एक्सेलरेशन। T2 माइनस m3g नेट फोर्स लिखेंगे इस डायरेक्शन में, T2 माइनस m3g इज इक्वल टू मास m3 इंटू एक्सेलरेशन। तीनों ऐड करेंगे रिजल्ट यही आएगा। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है डायरेक्ट लिखना, इफेक्टिव फोर्स एक ही बार में डिवाइडेड बाई टोटल मास। किसका कह रहे हो? निगेटिव आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। निगेटिव आया मतलब ये इधर नहीं होकर के ये ऐसे होगा, मीन्स ये डाउनवर्ड आएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। सिस्टम तो अभी हम लोगों ने लिया है ऐसे जाने वाला, ऐसे जाने वाला सिस्टम लिया है, अभी ऐसे एक्सेलरेशन वाला लिया है। निगेटिव आ जाए -2 आ जाए तो समझेंगे कि ये है एक्सेलरेशन, मीन्स ये वाला डाउनवर्ड जाएगा, ये वाला अप द इंक्लाइन जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा अप द इंक्लाइन और ये वाला जाएगा अपवर्ड। निगेटिव आया तो, अभी जो पॉजिटिव आया अगर तो यही वाला हो जाएगा, मीन्स ये वाला ऊपर, ये ऐसे डाउन द इंक्लाइन, ये नीचे। तो वैल्यू रख करके अपने आप पता लगेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बोलो भाई, अक्षिता क्लियर है? पीयूष क्लियर है? बोलो भाई, डाउट है जिसको पूछ लो। ठीक है तो चलो भाई, देखो 3 क्लास लग गए, इसमें आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक इक्विलिब्रियम है, मान लो 5 kg ब्लॉक, इस तरह से समझो ये कि क्वेश्चन था ऐसे, एक ब्लॉक है 5 kg का और ये 2 मीटर के स्ट्रिंग से कनेक्टेड था और ये हैंग कर रहा था इक्विलिब्रियम में। अब इसके मिड पॉइंट P पे हमने हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाए, फोर्स लगा करके इसको इधर ले आए, तो ये ऐसे हो गया 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। अब ये तो 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, बताना है तुम्हें ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो ये नहीं है समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे बीच में इधर फोर्स लगा दिए। ठीक है, अब ये निकालना है। तो देखो भाई, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो पहले तो कम से कम ये समझे कि ये जो 5 kg है इसको ये इक्विलिब्रियम में सब पड़ा हुआ है, मीन्स एक्सेलरेटेड नहीं, कोई मोशन नहीं है, ऐसे ही सीलिंग से था, ऐसे 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन। तो ये जो है इसका, यहाँ पे अगर मान लो टेंशन T1 लेते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि ये इसका जो वेट फोर्स है 50 न्यूटन, 5 × 10 50 न्यूटन। इसका मतलब टेंशन भी 50 न्यूटन है कि नहीं?
इक्विलिब्रियम में है तो ये 50 तो ये भी 50। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, बताया तो था। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। नहीं तो अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि नहीं कैसे लिख देंगे उतना ही, तो भैया इसके लिए तुम चाहो तो ये लिख लो, इक्वेशन लिख लो। तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स डाउनवर्ड में 5 kg ब्लॉक के लिए नेट फोर्स डाउनवर्ड में इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में, ऐसा लिखेंगे तो नेट फोर्स डाउनवर्ड में हो गया mg माइनस T1 इज इक्वल टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना है, कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है 0। इसका मतलब T1 क्या है भाई, तो वो है m1g। m1g मतलब क्या है 50 न्यूटन। इसलिए अब इतना लिख के तुम थोड़ी कंक्लूजन निकालोगे भाई, अब इतना होशियार हो चुके हो कि ये अगर दो ही फोर्स लग रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स 0 है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, और जब दो ही फोर्स लग करके नेट 0 हो रहा है मतलब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। इसलिए ये 50 न्यूटन डाउनवर्ड तो ये 50 न्यूटन अपवर्ड, तभी तो नेट 0 होगा। तो ये है 50 न्यूटन। अब तुम सोचो कि इस P के लिए इक्विलिब्रियम लिखें। P के लिए हम लोग लिखेंगे, ये मान लो P कुछ पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल है, 50 न्यूटन इधर लग रहा है तो 50 न्यूटन उधर भी लगेगा। अब देखो ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए दो मेथड होता है। तो एक मेथड तो अभी तुम्हारे CBSE के सिलेबस में है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ एनालिटिकली। दूसरा मेथड होता है जो एंट्रेंस के सिलेबस में रहता है ज़्यादातर, लामीज़ थ्योरम। तो लामीज़ थ्योरम की अभी ज़रूरत नहीं है, एंट्रेंस वालों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो अलग से मैं एंट्रेंस क्लास में बता दूंगा। फिलहाल ये है कि एनालिटिकली हम लोग इसको सॉल्व करें। तो P के लिए मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे इसके लिए इक्विलिब्रियम में लिखा तो जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स, जितना लेफ्टवर्ड फोर्स उतना राइटवर्ड फोर्स। तो भाई लेफ्टवर्ड राइटवर्ड तो है ही नहीं, फोर्स ही नहीं है, एब्सेंट है तो एब्सेंट। यहाँ वाले के लिए देखेंगे तो देखो भाई, इस पर लगने वाला 50 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है। इधर कितना लग रहा है, तो ये T1 लग रहा है, वो T1 का वैल्यू कितना था, 50 न्यूटन ही था। अच्छा भाई, तो अब देखो कि ये वाला यहाँ पे टेंशन, स्ट्रिंग वाला यहाँ पे जो टेंशन डेवलप करेगा, ये टेंशन मान लो T0 लेते हैं, ये टेंशन का वैल्यू मान लो हम लोग T0 ले लेते हैं। अगर ये टेंशन T0 है और ये थीटा एंगल है वर्टिकल से थीटा एंगल है, वर्टिकल से थीटा एंगल है, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा इसका कंपोनेंट, इस टेंशन का कंपोनेंट T0 कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T0 साइन थीटा। बोलो ये क्लियर हुआ। वर्टिकल से थीटा एंगल तो वर्टिकल से थीटा एंगल, ये अगर हमारा T0 है, ये अगर हमारा T0 है, ये T0 है, तो इस T0 का वर्टिकल कंपोनेंट थीटा एंगल है तो T0 कॉस थीटा, इधर वाला है T0 साइन थीटा। इसको हम लोगों ने किया रिजॉल्व, तो इसको भैया रिजॉल्व कर दिया, तो ये याद रखना है और ये याद रखना है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। मीन्स इस P पार्टिकल पे तीन ही तो फोर्स लग रहे थे, यहाँ पे T0 और एक इधर से लग रहा था 50 न्यूटन और इधर से भी लग रहा था 50 न्यूटन। तो मैंने क्या बोला भाई कि ये जो T0 है इसी का एक कंपोनेंट है इधर T0 कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो है T0 साइन थीटा, और इसको भूल जाओ। इसको रिजॉल्व कर दिया हम लोगों ने। तो अब इस पे ओवरऑल जो 3 फोर्सेस थे, ओवरऑल तो पहले 3 ही फोर्स थे भाई, एक राइट वर्ड और एक डाउनवर्ड और एक ये वाला जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे। तो एक हमारा ये राइट वर्ड, एक डाउनवर्ड और ये वाला। तो अब इन तीन को हमने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया और 4 बना दिया। इसको हमने रिजॉल्व करके 4 बना दिया, एक इसका अपवर्ड कंपोनेंट, एक इधर लेफ्टवर्ड कंपोनेंट, और इसको भूल जाएं। तो इसलिए इफेक्टिवली क्या हो गया भाई, तो इफेक्टिवली ये हो गया P पार्टिकल पे, इस P वाले पे कि 50 न्यूटन इधर लगा, ठीक है भाई, 50 न्यूटन इधर लगा, ये भी ठीक है भाई, और ये इधर लगा है हमारा वो है T0 कॉस थीटा, और जो इधर लगा है वो है T0 साइन थीटा, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में है P, तो इसलिए जितना लेफ्टवर्ड फोर्स, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 का मतलब है जिधर अगर मान लो अपवर्ड फोर्स कोई है तो उतना ही डाउनवर्ड में फोर्स होगा, कोई अगर लेफ्टवर्ड में फोर्स है तो उतना ही राइटवर्ड में फोर्स होगा, तभी तो नेट 0 होगा भाई। अगर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 10 - 10 0 हो जाएगा। तो इसलिए अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ इसके बेसिस पे
कि टी नॉट कॉस थीटा जो अपवर्ड फोर्स है दिस इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और यहाँ से लिख सकता हूँ लेफ्टवर्ड ही राइटवर्ड है, इसलिए टी साइन थीटा जो है टी नॉट साइन थीटा, वो टी नॉट साइन थीटा अपना वो भी 50 ही है। इसलिए अगर रेशियो ले, हमें तो थीटा निकालने हैं, तो रेशियो ले लेंगे तो हमारा टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 50 डेट इज 1। इट मीन्स tan थीटा आ गया 1, क्योंकि ये टी नॉट तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया इसका आंसर। कि सर हमको जो कंपोनेंट लेने हैं वो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है? अरे यही नहीं पता चलेगा। देखो ये टेंशन टी नॉट है, ये वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है थीटा, दिया है ना, वर्टिकल से एंगल क्वेश्चन में ही दे दिया है कि वर्टिकल से एंगल थीटा था, यही थीटा का तो वैल्यू निकालना है। तो ये वाला जब टी नॉट लग रहा है इस पॉइंट पी पे, और इधर का फोर्स हमारा 50 न्यूटन है, डाउनवर्ड में फोर्स है वो भी 50 न्यूटन है, तो ये जो टी नॉट फोर्स है इसको रिजॉल्व करेंगे। ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये थीटा है। तो अब बताओ एक वेक्टर को, ये टी नॉट वेक्टर जो फोर्स है उसको जिस डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए उधर से थीटा एंगल है, तो इसको लिख सकते हैं ना ये टी नॉट कॉस थीटा है, क्योंकि ये वर्टिकल पता है तो ये भी वर्टिकल, अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो मिल जाए तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल मिल जाए तो भाई इसका हॉरिजॉन्टल तो मिलेगा ही, टी नॉट साइन थीटा, और इस तरह से ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। इसको तो रिजॉल्व कर दिया, इसके बदले में ये वाला फोर्स और इसके इधर वाला फोर्स रिजॉल्व करना सीखे थे ना हम लोग वेक्टर को। तो किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो जिधर एंगल होता है पता, इधर वाला कॉस होता है, तो ये वाला अगर टी नॉट है तो इसको बोलेंगे टी नॉट कॉस थीटा, और इधर वाले सामने वाले एंगल के सामने वाले को बोलते हैं टी नॉट साइन थीटा। तो वैसे ही ये एंगल है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन, तो ये वाला एंगल के सामने वाला टी नॉट साइन थीटा हो जाएगा और एंगल के बगल वाला हो जाएगा टी नॉट कॉस थीटा। तो ये देखो, या ये एंगल से देखो, टी नॉट है, टी नॉट कॉस थीटा इधर टी नॉट साइन थीटा, तो ये वाला है टी नॉट साइन थीटा, इधर वाला है टी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के बाद ये बन गया ये फोर्स वाला। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स इस पे 0 तो इसका मतलब टेंशन 50, और इस पे नेट फोर्स 0 मतलब जितना डाउनवर्ड उतना अपवर्ड, जितना लेफ्टवर्ड उतना राइटवर्ड। तो अपवर्ड है टी नॉट कॉस थीटा 50, टी नॉट साइन थीटा वो भी 50 आ गया। अगर ये वैल्यू 6 kg होता तो ये 60 कर देते, तो टी नॉट कॉस थीटा 60 हो जाता, टी नॉट साइन थीटा हमारा 50 हो जाता। बोलो क्लियर है? टी नॉट का वैल्यू निकालना हो अगर तो टी नॉट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब ये दो चीज पता लग गया तो टी नॉट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा निकालना है रेशियो लो, थीटा निकालना है तो रेशियो लो, टी नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो लेने से हमें मिल जाएगा। और अगर तुम्हें टेंशन का वैल्यू निकालना है तो जब टी नॉट कॉस थीटा पता है, टी नॉट साइन थीटा पता है, तो क्या करो स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि टी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग फॉर टेंशन, अगर हमें टेंशन का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में अगर टेंशन पूछ दिया निकालने को तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखो टी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना भाई, तो 50 का स्क्वायर और प्लस 50 का स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर किया और ऐड किया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड वाले से, राइट हैंड साइड वाले को स्क्वायर राइट हैंड साइड वाले, तो टी नॉट स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो चुका है। और ये हो गया 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। और अगर हम लोग टी नॉट का वैल्यू लिखेंगे तो अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो 50√2 इतना न्यूटन हो जाएगा टी नॉट का वैल्यू। अगर तुम्हें टेंशन चाहिए तो जब टी नॉट कॉस थीटा और टी नॉट साइन थीटा पता है तो वैल्यू हमें मिल जाएगा स्क्वायरिंग करके ऐड कर देने से। और सिर्फ थीटा निकालना है तो रेशियो लेंगे तो टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, थीटा मिल जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ? थीटा की वैल्यू डाल के सीधा ऐड कर दो। क्या थीटा की वैल्यू डाल के
थीटा का वैल्यू डाल दोगे तो भी तुम टी नॉट निकाल सकते हो भाई। जब थीटा का वैल्यू डाल दोगे तो टी नॉट निकाल सकते हो। टी नॉट इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। जब तुमने निकाल दिया भैया, जितना मैथ्स है वो सब अप्लाई कर सकते हो। 1/√2 करेंगे तो भी मिल जाएगा 50√2। तो तुम्हें तो जो माइंड में आए वो कर सकते हो काम। जब थीटा मिल गया, अब देखो, अगर मान लो हम लोग ये इक्वेशन लिखते टी नॉट कॉस थीटा टी नॉट साइन थीटा, और क्वेश्चन रहता है कि टेंशन निकालना है, तो पहले आप थीटा निकालेंगे तो ये भी तो फालतू में करना पड़ रहा है सॉल्व, और फिर वो काम करेंगे आप एक में वैल्यू रखेंगे। उससे अच्छा स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया, मिल गया काम खत्म। तो खाली टेंशन का पर्पस है निकालना तो ये काम कर लो, खाली थीटा निकालना है तो ये काम कर लो। जब ये काम कर ही लिए हो तब टेंशन निकालना है तो फिर ये इतना करने की ज़रूरत नहीं, फिर वैल्यू पुट कर लो। तो मैथ तो जितना अप्लाई करना है होगा ही। फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो क्लियर हुआ? बोलो भाई। चलो अब जरा हम लोग इस पे और क्वेश्चन देंगे, और संडे तो सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का ही होता है क्लास, तो संडे वाले में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक एक है फ्रिक्शन, शुरू किया जाए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में बिना फ्रिक्शन के रहते ही नहीं है, तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी जान लेना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन आगे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भैया, तो अब जरा हम लोग फ्रिक्शन पे हाथ साफ करते हैं। तो क्या है भाई फ्रिक्शन, वो ज़रा समझा जाए। तो सबसे पहले एग्जांपल से ही मैं शुरू करता हूँ, अच्छे से समझ लेना। जो फ्रिक्शन 9th क्लास में पढ़ा था उससे काम नहीं बनेगा, और अभी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और ध्यान से पढ़ाने के बाद भी कई लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। फ्रिक्शन ऐसा टॉपिक है, तो ध्यान देना। अगर ये मान लो एक ब्लॉक है, सपोज तुम्हारे घर में एक अलमीरा है, उसकी बात कर रहे हैं। अब इस अलमीरा पे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसको चाहे पुश किया या पुल किया, जो भी है, मान लो हैंडल लगा हुआ है, पुल किया हमने, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये अलमीरा शिफ्ट हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। छोटा सा फोर्स लगाया, कुछ नहीं हुआ, या बेड ही है या टेबल ही है, हमने छोटा सा ऐसा फोर्स लगा दिया तो थोड़े ही नहीं है शिफ्ट हो जाएगा? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं हुआ? इस पे हमने छोटा सा फोर्स लगाया इस पे, और ये शिफ्ट नहीं हुआ। ये टेबल था मान लो या ब्लॉक था, 2 न्यूटन छोटा सा फोर्स लगाया, ऐसे करके नहीं मूव किया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मूव नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम है, एक्सेलरेशन इज 0। तो देखो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था। एक तो इसका वेट फोर्स लगना ही लगना है, अगर मास इसका m है तो ये इसका mg लगना ही है। अगर 2 kg है तो 20 न्यूटन लगना है। मान लो चलो 2 kg है तो ये 2 kg इंटू जी, 2 इंटू 10, मान लो 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन तो ये लगेगा ही। और इस पे एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, जिस फ्लोर पे है ये, वो फ्लोर इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वो भी वैल्यू जरूर 20 न्यूटन रखेगा, तभी तो इसको बैलेंस कर पाएगा। और वर्टिकली नो इक्विलिब्रियम, वर्टिकली नो एक्सेलरेशन। तो तुम्हें पता ही है टेबल वर्टिकल थोड़ी ना एक्सेलरेशन करता है, मूव भी करेगा तो हॉरिजॉन्टल में। इसलिए वर्टिकल नॉर्मल फोर्स हमारा 20 न्यूटन, इधर भी 20 न्यूटन। तुमने जो 2 न्यूटन लगाए वो मूव क्यों नहीं करा पाया? इस पर अगर नेट फोर्स देखें तो ये तो चलो इसको कैंसिल किया है, लेकिन ये वाला तो 2 न्यूटन लगा रहे हो, ये 2 न्यूटन लगाने के बाद भी मूव नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जरूर इसके अपोजिट में 2 न्यूटन लगा है, और तभी नेट 0 हुआ है, और ये बेचारा रेस्ट का रेस्ट में है। तो वो 2 न्यूटन किसने लगाया? राइट वर्ड, तुमने 10 न्यूटन लगाया। ये है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फोर्स, स्लाइड कराने वाला फोर्स। भले ही स्लाइड नहीं करा पा रहा है अभी, बट स्लाइडिंग टेंडेंसी जरूर ला रहा है। अगर तुम टेबल पे फोर्स पुलिंग लगाओगे तो स्लाइडिंग टेंडेंसी तो जरूर लाओगे, भले ही ये स्लाइड हो या ना हो, स्लाइडिंग टेंडेंसी तो जरूर होगा, मूव करने का टेंडेंसी तो होगा। तो इस पे ये सोचो कि इस ब्लॉक पे या टेबल पे कौन फोर्स लगा रहा है। एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया 2 न्यूटन, ये लगा, अर्थ ने लगाया, ये फ्लोर ने लगाया। ठीक है, अर्थ तो भाई अपना फोर्स चेंज नहीं करता, वो अपना 20 न्यूटन उसको लगाना है वेट, वो लगाता रहेगा। तुमने 2 न्यूटन लगाया तो एक 2 न्यूटन जरूर अपोजिट में लगा है। किसने लगाया? अर्थ तो लगा नहीं सकता, अर्थ तो भाई ऐसा ही लगाएगा, फ्लोर के वर्टिकली ही लगाएगा, वेट फोर्स वर्टिकल लगेगा। तो इसका मतलब फ्लोर ने ही ये फोर्स लगाया, और फ्लोर ने ही एक और फोर्स लगाया है जिसका वैल्यू है 2 न्यूटन, जिसका वैल्यू है 2 न्यूटन।
तो इसने भाई 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, किसने? फ्लोर ने। तो इसलिए समझा जाएगा ये कि फ्लोर ने 2 फोर्स लगाए, एक ये नॉर्मल लगाया और एक ये जो स्लाइड करने को अपोज कर रहा है, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा। इट मीन्स टेबल ने यानी फ्लोर ने इस पे ऐसे फोर्स लगाया। ये है फोर्स जिसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब है कि जब ये कांटेक्ट में रहेगा फ्लोर के तभी ये फोर्स लगेगा। और ये जो कांटेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट है नॉर्मल और दूसरा कंपोनेंट है ये फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन है जो इसको अपोज किया और 2 न्यूटन को काउंटर बैलेंस किया और नेट जीरो है, इसलिए स्लाइडिंग एक्सेलरेशन नहीं हो पाया। ठीक है भाई। अब तुमने मान लो 2 न्यूटन से बढ़ा करके इसको 5 न्यूटन कर दिया, तो ये फ्लोर क्या करेगा? तो फ्लोर अपना कांटेक्ट फोर्स ऐसे कर देगा। फ्लोर अपना कांटेक्ट फोर्स चेंज कर देगा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। न्यू कांटेक्ट फोर्स ये बना देगा ऐसे, जिसका कि इधर वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा 20 न्यूटन जो इसको बैलेंस कर रहा है। इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन और इसको मोशन नहीं होने देगा। 5 उधर लगाए तो 5 इधर भी लग जाएगा। ये है फ्रिक्शन फोर्स। उसी कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स है जो अपोज कर रहा है। क्योंकि तुम्हारा अलमीरा जो है वो हैवी है, उसको जब तक 10 न्यूटन नहीं लगाया जाए तब तक वो मूव ही नहीं करता। अलमीरा है या फ्रिज है, उसको जब तक 10 न्यूटन न लगाया जाए तब तक वो, या पुलिंग या पुशिंग, जब तक 10 न्यूटन स्लाइड कराने वाला फोर्स नहीं लगता है तब तक वो फ्रिज नहीं मूव करता। तो इसका मतलब यह है कि अभी मोशन नहीं हो रहा है 5 न्यूटन से, तो वो सुनेगा ही नहीं। 10 न्यूटन तक तो वो सुनता ही नहीं है। 10 न्यूटन से ज़्यादा लगाओगे तब स्लाइडिंग शुरू होता है। तो कोई अलमीरा है जो 10 न्यूटन लगाने के बाद ही मोशन होता है, मीन स्लाइडिंग फोर्स मिनिमम इतना चाहिए। और कोई उससे भी हेवी अलमीरा हो, वो बोलेगा कि भाई हमें तो 30 न्यूटन चाहिए मिनिमम, उसके बिना तो शिफ्ट ही नहीं करेंगे, मोशन ही नहीं करेंगे। ये कह रहा है कि हमें तो भाई 10 भी दे दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 10 से कम मैं नहीं सुनूंगा। तो ये जो 10 न्यूटन इसका हुआ या हेवी अलमीरा का 30 न्यूटन हुआ, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो वैल्यू है कि उससे कम स्लाइडिंग फोर्स लगाओगे तो मोशन नहीं होगा। तो अभी के लिए जो अपना एग्जाम्पल है, अपना जो अलमीरा यहाँ या फ्रिज रखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल मान लो 10 समझते हैं। मान लो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हमारा मान लो 10 न्यूटन है, किसी के लिए 20 भी हो सकता है। तो अगर 10 न्यूटन के बिना स्लाइड नहीं करता है, तुम 5 न्यूटन लगाए तो इसका मतलब मोशन नहीं होगा। तुम 5 से और ज़्यादा कर दो, मान लो तुम 8 न्यूटन लगाए तो ये भी 8 कर लेगा और कांटेक्ट फोर्स बन जाएगा ऐसे, सच दैट कि इधर वाला कंपोनेंट वही का वही रहेगा और इधर वाला कंपोनेंट 8 न्यूटन बन गया, मोशन नहीं होने देगा। ठीक है। अब तुमने क्या किया भाई? तो अब इसको 8 न्यूटन के बदले में तुमने कर दिया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का स्लाइडिंग फोर्स लगाया तो ये फटाफट जो है ये 1 न्यूटन पे ले आएगा, ऐसे कर देगा अपना कांटेक्ट फोर्स, ऐसे बन जाएगा। इसका अपवर्ड वाला कंपोनेंट उतना ही रहेगा 20 न्यूटन जो काउंटर बैलेंस करेगा, इधर वाला हो जाएगा 1 न्यूटन, इसको काउंटर बैलेंस कर लेगा। इट मीन्स ये जो फ्रिक्शन है ना, जितना वैल्यू है उतना ही रखेगा, अपोजिट में एडजस्ट करता रहता है अपना वैल्यू, मोशन में नहीं होने देना है बस। 2 लगाओगे 2 लगाएगा, 5 लगाओगे 5 लगाएगा, 8 लगाओगे 8 लगाएगा, 1 लगाओगे 1 लगाएगा, नहीं लगाओगे नहीं लगाएगा, ये भी नहीं लगाएगा। तो कांटेक्ट फोर्स, अगर इधर फोर्स लगाना बंद कर दिए, कोई भी फोर्स स्लाइडिंग नहीं लगा रहे हो, तो ये कांटेक्ट फोर्स ऐसे हो जाएगा। जो ये है उसको काउंटर बैलेंस करता रहेगा, इधर नहीं है तो इधर कुछ भी कंपोनेंट नहीं रहेगा, ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगा। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है, इसको बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इसका नया नाम रखा हम लोगों ने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। है तो कांटेक्ट फोर्स ही, लेकिन उसका नॉर्मल कंपोनेंट है। अगर दूसरे डायरेक्शन में होगा तो कंपोनेंट है, और अगर फ्रिक्शन स्लाइडिंग फोर्स लगाया ही नहीं तो फ्रिक्शन 0 है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बना हुआ है। अभी के लिए ये कांटेक्ट फोर्स। अगर हम लोग अब 9 न्यूटन लगाएंगे, ये 9 न्यूटन लगा दोगे तो ये वाला भी 9 न्यूटन हो जाएगा और ये कांटेक्ट फोर्स बन जाएगा ऐसे।
इधर वाला कंपोनेंट अभी भी उतना ही, इधर वाला फ्रिक्शन 9 हो गया। जब 10 लगाओगे तो ये भी अपना वैल्यू 10 करेगा और कांटेक्ट फोर्स बन जाएगा ये। लेकिन 10 इसका लिमिटिंग वैल्यू है, तो 10 से जैसे ही तुमने मान लो 10 से ज़्यादा लगाया कुछ वैल्यू, मान लो 10 से ज़्यादा तुमने लगाया 10.1 न्यूटन, थोड़ा सा ही ज़्यादा, तो ये अपना वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। 10 इसका लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब 10 से ये ज़्यादा कर ही नहीं पाता है। 10 से ज़्यादा जैसे ही लगाओगे तो ये अपना फ्रिक्शन वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं होगा, और ये 10.1 है, ये 10 ही है, तो उससे क्या होगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा और उससे एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका नेट फोर्स हो गया 10.1 राइटवर्ड, और लेफ्ट में सिर्फ 10 लगा, इसलिए डिवाइडेड बाई मास, ये छोटा सा जो फोर्स 0.1 न्यूटन लगा है डिवाइडेड बाई मास, वो हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर जाएगा और उस डायरेक्शन में स्लाइडिंग स्टार्ट। 10 न्यूटन के पहले तो यह सुन ही नहीं रहा, 10 से थोड़ा भी ज़्यादा लगाओगे मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब मोशन स्टार्ट हो जाए, ध्यान देना, अब ज़रा समझ में की बात है कि जब तुमने 10 से ज़्यादा लगा दिया, 10.2 न्यूटन लगा दिया, तो अब जो इसमें फ्लोर फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल कंपोनेंट, तो चलो भाई इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, लेकिन इधर का जो फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट है इस कंटैक्ट फोर्स का, ध्यान देना, ये फ्रिक्शन वाला जो कंपोनेंट होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू कितना था इसका, 10 था वैल्यू, तो जैसे ही मोशन स्टार्ट हुआ तो ये अपना वैल्यू 10 से थोड़ा कम कर लेता है, क्योंकि अब मोशन स्टार्ट हो गया, वेलोसिटी आ गया। तो जैसे ही स्लाइडिंग जब स्टार्ट हो जाता है तो ये फ्रिक्शन कम हो जाता है, वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा कम हो जाता है, और इस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि मोशन हो रहा है उस कंडीशन में फ्रिक्शन। तो ये स्लाइटली लेस देन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइटली लेस देन होता है भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर से समझेंगे इसको भी, जरा सोचो कि कम क्यों हो गया, जरा ये भी जरा सोचा जाए, कम कैसे हो गया, कैसे हो गया, छोटो अभी इसको छोड़ दो कि कैसे हो गया, उसका रीज़न तो अलग से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी ये समझो कि कम हो जाता है। तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस, फ्रिज को धक्का देना है, तो धक्का देना शुरू किया, फोर्स बढ़ाना शुरू किया, बढ़ा, तो जब इसको स्लाइडिंग कराना होता है, स्टार्ट करना होता है स्लाइडिंग, तो ज़्यादा फोर्स लगता है स्लाइड कराने के लिए। एक बार जब मोशन स्टार्ट हो गया तो फिर थोड़ा कम भी फोर्स लगाओगे तब भी तुम कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर सकते हो, ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जांपल कार ही है, मान लो पेट्रोल ख़त्म हो गई, धक्का मारना है, रेस्ट में है, उस कार को स्टार्ट करने में ज़्यादा फोर्स लगता है। एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो कम भी फोर्स लगाएंगे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? या टेबल ही पुल कर रहे हो तो स्टार्टिंग करने में ज़्यादा फोर्स लगता है, एक बार मोशन स्टार्ट हो गया तो मोशन करते हुए में कम भी फोर्स लगाओगे तो तुम मेंटेन कर सकते हो मोशन को। ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, पीयूष बोलो भाई, एक्सपीरियंस किया है ऐसा? हाँ किया है। स्लाइडिंग स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, स्लाइडिंग एक बार हो जाए तो उसको मेंटेन करना इजी होता है, थोड़ा कम फोर्स लगता है, इसलिए फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है वो अलग रीज़न है, लेकिन कम हो जाता है इतना अभी समझो, क्योंकि रीज़न वाला अलग क्वेश्चन बनता है, रीज़न बताएंगे उसमें। फिलहाल के लिए यह है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जरा समझो, मैं इस चीज़ का ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ, अभी आपको आधा अधूरा समझ में आया होगा, अब इसको जरा हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ये ग्राफ बड़ा फेमस है 11th के बुक में। तो इधर मैं दिखा रहा हूँ स्लाइडिंग फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो स्लाइड कराने का टेंडेंसी रख रहा है। आप बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स ही क्यों नहीं बोल दिया इसको? इसलिए नहीं बोल रहे हैं भैया कि ये देखो, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाया 10 न्यूटन और ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे लगाया, तो स्लाइड कराने वाला ये 10 न्यूटन नहीं है, स्लाइड कराने वाला फोर्स होगा 10 cos 30 डिग्री। ये जो कंपोनेंट है ना वही स्लाइड कराएगा, इसका इधर वाला कंपोनेंट थोड़ी स्लाइड कराता है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लगाया तो स्लाइडिंग फोर्स इज नॉट 10 न्यूटन, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स इसको नहीं लिखते हैं,
इसको लिखते हैं स्लाइडिंग फोर्स। स्लाइडिंग फोर्स का मतलब है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, जो दोनों सरफेस, जो फ्लोर का सरफेस और ब्लॉक का सरफेस दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके पैरेलल एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स दूसरे डायरेक्शन में तो कंपोनेंट निकाल लो, ये है स्लाइडिंग फोर्स, ये है स्लाइडिंग फोर्स। तो इधर स्लाइडिंग फोर्स मैं दिखा रहा हूँ और इधर फ्रिक्शन फोर्स दिखा रहा हूँ। जब हमने स्लाइडिंग फोर्स 0 रखा तो फ्रिक्शन भी 0 था। जब स्लाइडिंग 1 न्यूटन लगाया फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से इधर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, तो जब 1 न्यूटन लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन किया तो 3 न्यूटन, और 4 न्यूटन लगाया तो 4 न्यूटन, 5 लगाया तो 5, 6 लगाया तो 6 और 10 लगाया तो 10 न्यूटन। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा भाई। जब स्लाइडिंग फोर्स लग रहा था 2 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी था 2 न्यूटन। जब स्लाइडिंग था 4 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी था 4 न्यूटन। जब स्लाइडिंग है ऑलमोस्ट 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी है 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन पे 10 न्यूटन। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। जब जितना फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उतना ही पाओगे। ये तो बात हजम हुई। जब स्लाइडिंग फोर्स 5 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन ही है। जब स्लाइडिंग 1 है तो ये भी 1 है। जब स्लाइडिंग 0 है तो ये भी 0 है। तो ये है भाई फ्रिक्शन का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द स्लाइडिंग फोर्स। स्लाइडिंग फोर्स जितना रखोगे उतना ही। कब तक? 10 न्यूटन तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। जैसे ही लिमिटिंग से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा जैसे ही तुमने किया स्लाइडिंग फोर्स तो ये फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बाद वो कम वैल्यू पर ही रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद तो तुम 10.1 लगाओ या तुम 1000 न्यूटन लगा लो, फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। 9.8 है तो 9.8 न्यूटन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो हमारा लिमिटिंग से स्लाइटली स्मॉल होता है और जो होगा वही स्मॉल रह जाएगा, आगे तुम कितना भी फोर्स लगाओ। अगर तुम 10.1 लगाए हो तब भी मोशन होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन जो इधर लगेगा वो 9.8 लगेगा। और अगर तुम ज़्यादा फोर्स 100 न्यूटन लगा दो तो ये 100 होगा, इधर हमारा 9.8 ही चलेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड होता है वैल्यू में, ध्यान देना, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड वैल्यू है। जब तक हमारा मोशन नहीं होने दे रहा है, कब तक नहीं हो रहा है मोशन भाई? जब तक स्लाइडिंग फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तब तक हमारा मोशन नहीं हो रहा है। जब तक लेस देन 10 न्यूटन से लेस है, 9.9 न्यूटन भी रहेगा तब भी ये मोशन नहीं होने देगा, 9.9 न्यूटन से काउंटर बैलेंस किया रहेगा। यहां तक के फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मेनली 2 तरह के फ्रिक्शन हैं, बाद में हम लोग चलेंगे तो 3 तरह का बताएंगे। अभी के लिए मेनली 2 फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जब ये दोनों ब्लॉक और ये फ्लोर जिनमें कांटेक्ट बना हुआ था वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहें, स्लाइडिंग ना हो, स्लिपिंग ना हो रहा हो, ऐसा कंडीशन में दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टैटिक है, रेस्ट में, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तुम 2 न्यूटन लगाए तो ये 2 न्यूटन ही तो लगाया और मोशन नहीं हुआ, तो ये इस फ्रिक्शन 2 न्यूटन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। 5 लगाओगे 5 स्टैटिक फ्रिक्शन, 10 लगाओगे 10 है स्टैटिक फ्रिक्शन। कि 10 से ज़्यादा लगाएंगे तो ये वाला हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन, दोनों बोलते हैं इसको। तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इसको बोलते हैं। ये जो मैक्सिमम वैल्यू आया ना, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान देना, इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और उसके बाद जब तुमने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा अप्लाई कर दिया, ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शन ही है भाई, क्योंकि जो ये है वही तो ये है। तो ये भी हमारा एफएस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, या फिर बोलें लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। उससे ज़्यादा होने पे स्लाइडिंग होगा। इधर है
स्लाइडिंग फोर्स मोर देन एफएस मैक्स। जब मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ तो मोशन होगा, कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव कौन सा? तो एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरा सरफेस स्लिपिंग करेगा तो रिलेटिव मोशन अकर करेगा। जब रिलेटिव मोशन होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। जब तक मोशन नहीं हो रहा है रिलेटिव मोशन, तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो दो तरह का फ्रिक्शन मैंने बताया, एक स्टैटिक, एक काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ? बोलो भाई। जब भी हम लोग किसी भी अलमीरा पे, फ्रिज पे फोर्स लगाएंगे तो अब छोटा 2 साल का बच्चा फोर्स लगाएगा तो थोड़े ही वो मोशन में करने लगेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 2 न्यूटन लगाने से काउंटर बैलेंस कौन करता है? वही फ्लोर फोर्स लगा करके अपोजिट में 2 के अपोजिट 2 लगाएगा, 5 के अपोजिट 5 लगाएगा, 6 के अपोजिट 6 लगाएगा। जब तक ये 10 नहीं लगेगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए 10 है, किसी के लिए 20, किसी के लिए 30 है, सबका अपना अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से कम फोर्स लगाओगे स्लाइडिंग तो मूव नहीं करा पाओगे। तो फ्रिक्शन कितना होगा? तो 5 लगाओगे तो 5, 3 लगाओगे तो 3, 10 लगाओगे तो 10। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ग्राफ ये बना, जब जितना स्लाइडिंग फोर्स उतना ही फ्रिक्शन, जब जितना स्लाइडिंग फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लेकिन कब तक? जब तक स्लाइडिंग फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है तब तक। स्लाइडिंग फोर्स लिमिटिंग से जैसे ही ज़्यादा लगाया तो अब फ्रिक्शन बन गया काइनेटिक, वैल्यू हो गया उसका कम और मोशन स्टार्ट। बोलो ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? ऐसे मन में तो बहुत सारे सवाल आएंगे, बट यहां तक जो बोलना चाहा वो तो क्लियर हुआ। तो मैं अब देखो किसका, कुछ बोल नहीं रहे हो भाई पहलवान? पीयूष बोलो भाई। क्लियर है। तो बोल दिया कर भाई, टाइम बचेगा। अब देखो किसी का 10 न्यूटन हुआ, वो मुझे कैसे पता लगेगा किसका कितना है लिमिटिंग फ्रिक्शन? तो देखो एफएस मैक्स का जो वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यूएस इंटू एन। म्यूएस इंटू एन, म्यूएस को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब थोड़ा मैथमेटिकल बात किया जाए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस इंटू एन। अब मान लो इन दो सरफेस के लिए दे दिया हुआ था म्यू एस का वैल्यू, अगर म्यू एस का वैल्यू दे दिया था मान लो 0.5, तो यहाँ वैल्यू रखूँगा 0.5, और नॉर्मल का वैल्यू 2 kg का था, तो नॉर्मल का वैल्यू वहाँ पे कितना था भाई? तो 2 kg का था, तो वेट था 20 न्यूटन, और नॉर्मल जो इसमें लग रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वो भी हो गया 20 न्यूटन, तो वही नॉर्मल यहाँ पे रखना है, तो नॉर्मल 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन नॉर्मल रख दिया। तो दिस इज इक्वल टू 0.5 था, यानी कि 1/2 इंटू 20 और मिला करके ये हो गया 10। तो 10 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ के लिए हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा 10 न्यूटन। तो 10 से पहले ये स्लिपिंग नहीं करेगा, ठीक है। अगर मान लो दूसरा अलमीरा हो गया जिसका नॉर्मल ज़्यादा हो जाए, मान लो वो 6 kg का था, ये तो 2 kg का था, ये 6 kg का था, तो ऑब्वियसली वही सरफेस है, वही मटेरियल ये भी है, वही फ्लोर है, लेकिन ये बड़ा वाला फ्रिज है, तो इस पर अब नॉर्मल कितना लग रहा होगा? तो इसका वेट लग रहा है भाई 6 इंटू 10 जी, तो 60 न्यूटन लग रहा है। तो भैया ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू भी 60 न्यूटन हो गया यहाँ पे, और अब इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा, मतलब कितना तक के फोर्स को ये अपोज कर पाएगा, मोशन नहीं होने देगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू यानी कि एफ एस मैक्स हम लोग निकालेंगे। तो इस सरफेस और इस सरफेस के लिए म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है मान लो 0.5। ये जो म्यू एस का जो वैल्यू है ना, वो डिपेंड करता है कि इसका कौन सा सरफेस है, इसका कौन सा मटेरियल का सरफेस है, दोनों में कॉन्टैक्ट कैसा है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिन दो मटेरियल में कांटेक्ट हुआ है उन दोनों मटेरियल
क्या है, उसके बेसिस पे सबका म्यू होता है। तो म्यू एस का वैल्यू मान लो 0.5 दिया है, नॉर्मल का वैल्यू 60 न्यूटन है, तो ये हो गया 30 न्यूटन। मीन्स 30 न्यूटन इस कंडीशन में लिमिटिंग वैल्यू है। तो 30 से कम में तो सुनेगा नहीं, 30 के बाद ही ये मोशन अलाउ करेगा। तो हर के लिए अलग अलग है। म्यू का जो वैल्यू होता है, म्यू एस का वैल्यू जो होता है, वो डिपेंड करता है मटेरियल्स इन कॉन्टैक्ट, जिन दो मटेरियल में कांटेक्ट हुआ है, मटेरियल्स इन कांटेक्ट एंड देयर स्मूथनेस और रफनेस बोले। ये बात कम समझ में आया होगा। देखो, आप लैपटॉप यूज़ करते हो, टेबल पे लैपटॉप को उल्टा करके रख दिया जाए और उसको स्लिप कराया जाए, बड़े आराम से स्लिप करेगा। लेकिन लैपटॉप को ज़रा खोलो, आराम से रखो, उसको जैसे रखते हैं, उसका ज़रा उसको स्लिप कराने की कोशिश करना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि लैपटॉप के पीछे ना 4 रहते हैं, उसके पैर छोटे छोटे निकले रहते हैं, 4 पैर, और वो रबर टाइप का बना होता है। वो इतना है कि वो ग्लास पे अगर रखो तो पकड़ लेता है ऑलमोस्ट, उसको स्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। अब कोई मोबाइल ही लेता है, मोबाइल बिना कवर का हो, बिना कवर का हो, तो इसको टेबल पर रखना, उसको स्लिप कराना बड़ा इजी होता है। लेकिन इसमें तुम ज़रा रबर वाला जो लग जाता है, उस पर रख दो, उसके बाद स्लिप कराओ, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदल गया, क्योंकि मटेरियल दूसरा आ गया। तो अब ये इसको स्लिप करना मुश्किल हो जाएगा। तो हर मटेरियल पे अलग अलग होता है भाई। और उनकी स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है, रफनेस पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये म्यू एस का वैल्यू किसी के लिए 0.6 रहेगा, किसी के लिए 0.7 रहेगा, किसी के लिए मतलब 2 सरफेस, 2 पेयर में। अगर वुड का देखो तो अपना अलग होगा, वुड ग्लास में देखो अलग होगा, टायर और रोड में देखो तो अलग होगा। न्यू टायर है तो उसका रोड के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ अलग 0.7 हो गया। पुराना हो गया टायर, थोड़ा घिस पिट गया, उसका रफनेस जो है वो थोड़ा कम हो गया, तो उसका 0.7 के बदले में अब 0.6 हो गया, तो स्किडिंग टेंडेंसी ज़्यादा आएगा। टायर जब न्यू होता है ना, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा रोड के साथ, तो उसका स्लिपिंग टेंडेंसी कम रहेगा, क्योंकि उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा ये वैल्यू होगा उतना ही स्लिप करना मुश्किल होगा। और बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बाथरूम में जाते हैं बहुत ज़्यादा शैम्पू वैम्पू गिरते रहते हैं तो स्लिपरी हो जाता है फ्लोर, क्यों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो जितना स्लिपरी रहेगा, अब कोई ऑयल गिरा दिया फ्लोर पे, लुब्रिकेंट डाल दिया फ्लोर पे, तो लुब्रिकेंट डाल दिया तो वो और कम हो गया, कोई गया उस पर गिर गया, तुरंत स्लिप कर गया पैर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कौन कौन सा मटेरियल कांटेक्ट में, उनका स्मूथनेस या रफनेस क्या है, और इसको हम लोग कंट्रोल थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं यूजिंग लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यूज करके, जैसे ग्रीसिंग करते हैं, आयलिंग करते हैं, साइकिल है, साइकिल का पेडल थोड़ा हार्ड चल रहा है तो उसमें हम लोग आयल डाल देते हैं ताकि वही स्मूथ चलने लग जाए, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, कैरम बोर्ड में आप खेलते हो तो कैरम बोर्ड में जो डिस्क होते हैं वो अगर ये मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होने लग जाए तो उस पर आप पाउडर डाल देते हो, जो वो क्या करता है, उसको स्मूथनेस, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देता है, वो आराम से अब स्लिप करता है। तो ये बात समझ गए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द मटेरियल इन कांटेक्ट। वही मटेरियल इन कांटेक्ट है, फ्रीज वही मटेरियल का बना हुआ है, फ्लोर वही है, लेकिन इसका नॉर्मल बढ़ गया, नॉर्मल बढ़ गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई, ये ग्राफ तुम्हें क्लियर हुआ। ये ग्राफ कि सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू होता है, ये वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है म्यू एस इंटू एन। ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको कि हम लोग एफ एस मैक्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और इससे कम वैल्यू के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इससे ज़्यादा स्लाइडिंग फोर्स लगा देंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम होता है। चलो यहाँ तक तो बात क्लियर हुआ, म्यू का बात क्लियर हो गया। म्यू एस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्योंकि टाइम हो रहा है तो एक और म्यू छोटा सा बता देता हूँ, 2 मिनट का। एक और होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा भाई, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन। एन वही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू। आप सोचेंगे कि अच्छा कि ये एफ एस मैक्स जो होता है, जो कि म्यू एस इंटू एन लिख रहे हैं,
तो चलो भाई म्यूएस पे तो समझ में आता है कि मटेरियल बदल जाए तो हमारा ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको स्लाइड कराना ज़्यादा मुश्किल होगा। कि नॉर्मल का क्या बात है? तो नॉर्मल का भी बात है। एक टेबल हो, टेबल वही, फ्लोर वही, टेबल को स्लाइड करने के लिए 10 न्यूटन लग रहा है, मिनिमम फोर्स 10 न्यूटन पे स्लाइडिंग शुरू। अब टेबल वही रहा, फ्लोर भी वही रहा, अब उस पर एक बंदा जाके नोबिता बैठ गया, अब कर ले स्लाइड भाई। तो अब स्लाइड करने के लिए क्या तुम्हारा 10 न्यूटन ही सफिशिएंट होगा या ज़्यादा चाहिए, या नोबिता के ऊपर जियान भी बैठ जाए? अब टेबल के ऊपर नोबिता है और जियान भी है, तो अब टेबल को स्लाइड करने में क्या 10 न्यूटन सफिशिएंट होगा? 10 न्यूटन से थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा स्लाइडिंग? नहीं होगा, थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, हमें 30-40 न्यूटन लगाना पड़ जाए स्लाइडिंग करने के लिए। क्यों? नॉर्मल बढ़ गया भाई, ज़्यादा वेट हो गया, अब 6 kg हो गया, तो ये नॉर्मल ज़्यादा लगाएगा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बॉन्ड बन गया और उसको तोड़ करके उसको स्लिप कराना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू बढ़ जाएगा। मामा जी खेलते हैं भांजे से, बोलते हैं कि ये 2 फिंगर है, इसको अलग अलग कर दो, तो भांजा इसको अलग कर देता है, ऐसे ऐसे फोर्स लगाता है इस पर, और भांजा जो है जो 4 साल का है वो ऐसे ऐसे अलग कर देता है। फिर वहीं पर दूसरा भांजा जो है वो जो 14 ईयर्स का है वो बोलता है कि मामा ये तो बहुत आसान चीज़ तुमने दे दिया, मैं भी कर दूंगा ये तो मामा जी ने बोला कर दो, ये अलग अलग कर दो। मामा जी ने क्या किया कि ये वाला जो 2 फिंगर है ना, इन दोनों के बीच का फोर्स को, नॉर्मल फोर्स को बढ़ा दिया, एक दूसरे से ज़्यादा फोर्स से प्रेस करने लग गए। अब वो 14 ईयर का भांजा इसमें लटक जाए, ये अलग नहीं हो रहा। क्यों? फ्रिक्शन इसको स्लिप कराना डिफ़िकल्ट हो गया, नॉर्मल बढ़ा दिया तो अब ये फ्रिक्शन इसको स्लिप कराना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्मल पे भी डिपेंड करता है, इसलिए ये फॉर्मूला हजम हो गया होगा। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन। जिस सरफेस के लिए म्यू एस का वैल्यू 0.5 था, उसका म्यू के का वैल्यू 0.45, 0.48, 0.49, 0.44, 0.43 कुछ होगा, लेकिन कम ही होगा उसी सरफेस के लिए, उसी मटेरियल के लिए। देखो तुम्हें पता है कि भाई एफ एस मैक्स अगर 10 न्यूटन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा 9.8 ही रहता है, 9.7 रहता है। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये तो सबको मालूम है भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, थोड़ा सा कम हो जाता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये है म्यू के इंटू एन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस इंटू एन, और एन एन कैंसिल होगा, और इसलिए म्यू के हमारा हमेशा छोटा सा स्मॉलर क्वांटिटी, स्मॉलर वैल्यू का होगा। 0.46 है तो ये 0.50 है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान देना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन तब एक्शन में आता है जब स्लाइडिंग फोर्स मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाए, तब। If sliding force is more than limiting friction, then motion occurs. Then motion मतलब relative motion. Relative motion occurs. और तब फ्रिक्शन बन जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तब फ्रिक्शन क्या बन जाता है? तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है म्यू के इंटू एन। म्यू के को बोलते हैं, लिख लो भाई। और अब ये क्लास को एंड करने का टाइम आ गया। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और हम लोग इस पे डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। फ्रिक्शन का अभी आधा ही समझो हुआ है कॉन्सेप्ट, आधा अभी बाकी है, लेकिन जितना हुआ वो क्लियर है। फ्रिक्शन 2 तरह का अभी मान के चलेंगे, काइनेटिक एंड स्टैटिक। स्टैटिक कब लगेगा? जब तक मोशन ना हो जाए। मोशन कब तक नहीं होता है? जब तक स्लाइडिंग फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन ना लगा दें। जब स्लाइडिंग फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ही होता है जितना स्लाइडिंग लगाते हैं। अगर 10 न्यूटन लगाए तो 10, 5 लगाए तो 5। तो स्लाइडिंग फोर्स जब कम हो लिमिटिंग से
तो फ्रिक्शन उतना ही, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, उतना ही जितना स्लाइडिंग लगाया है उसी के इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन स्लाइडिंग फोर्स ज़्यादा लगाया लिमिटिंग से तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और मोशन जब स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा जो कि स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब आप बोलेंगे कि फ्रिक्शन क्या हुआ, तो मैं फ्रिक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। फ्रिक्शन इज कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट है पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस विच अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। यह मैं लिखा हुआ तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा इसका डेफिनेशन, आप उसको आराम से नोट कर लेना। अभी तो बोल दिया है कि ये कांटेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट है अलोंग द कांटेक्ट सरफेस, जो कि रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है।